एवरीवन। लास्ट टाइम हमने यूनिट 5 कंप्लीट किया था, सैम्पलिंग ओके एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स सैम्पल्ड वर्जन। ओके, सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट 4 दैट इज ऑल अबाउट द जेट ट्रांसफॉर्म। जैसा यूनिट 3 में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म में कंटीन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म देखा था, सेम वे में यूनिट 4 में वी विल डिस्कस इन डिटेल द जेट ट्रांसफॉर्म। ओके, so basically jet transform is a discrete part of the Laplace transform. Okay, Laplace transform आपका जनरल ट्रांसफॉर्म था। ओके, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिमिटेशन थी उनको ओवरकम करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते थे। सिमिलरली डीटीएफटी में जो लिमिटेशन थी उनको ओवरकम करने के लिए हम जेट ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। डीटीएफटी के लिए एग्जिस्टेंस कंडीशन क्या थी? आप किसी भी सिग्नल का डीटीएफटी कब कैलकुलेट कर पाते थे? जब आपका सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल होता था, तब आप उस पर्टिकुलर सिग्नल का डीटीएफटी कैलकुलेट कर सकते थे, राइट? तो जेट ट्रांसफॉर्म आपका जनरल ट्रांसफॉर्म है। ओके, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए जेट ट्रांसफॉर्म आपका जनरल ट्रांसफॉर्म है जो डीटीएफटी की प्रॉब्लम को ओवरकम करता है, और यू कैन से इट इज अ डिस्क्रीट पार्ट ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, पहले हम डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर आरओसी कंप्लीट करेंगे। जैसा लाप्लास के केस में हमने आरओसी देखा था, सेम वे में जेट ट्रांसफॉर्म के केस में वी विल डिफाइन आरओसी विद द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर सिग्नल और पर्टिकुलर सीक्वेंस। जैसे लाप्लास में अगर हम आरओसी नहीं लिखते थे तो आंसर इनकम्प्लीट था, सेम वे में अगर हम जेट ट्रांसफॉर्म में आंसर नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन में इनफाइनाइट पावर सीरीज होगी वो जरूरी नहीं है कि सारी जेट की वैल्यू के लिए कन्वर्ज करे। ओके, तो आपको जेट की पर्टिकुलर रेंज या जेट की पर्टिकुलर वैल्यू लिखनी है जिसके लिए इनफाइनाइट पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी, उसी कंडीशन को हम आरओसी बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई यहां पर आरओसी लिखना कंपलसरी है। जैसा लाप्लास के केस में आरओसी लिखना कंपलसरी था, सेम वे में जेट ट्रांसफॉर्म के केस में आरओसी लिखना कंपलसरी है। दैट्स व्हाई we can say it is a discrete counterpart of the Laplace transform. Okay, so let us see first definition of the jet transform. Okay, so already I told you it is discrete part of the Laplace transform. With the help of jet transform we can convert any discrete time signal into frequency domain, right? With the help of certain conditions, those conditions will be called as ROC for the jet transform of the particular signal. Okay, जैसा लाप्लास के केस में we have two types of the Laplace transform, unilateral and bilateral. Similarly here we have two types of the jet transform. First one is bilateral jet transform, second one is unilateral jet transform. So let us see first jet transform के केस में टाइम डोमेन सिग्नल क्या होगा? x of n. jet transform के केस में फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल क्या होगा? कैपिटल X of z. ओके, jet transform के केस में टाइम डोमेन सिग्नल क्या होगा? x of n. It is a discrete time signal. n will define time domain index for the discrete time signal. Capital X of z means jet transform of x of n. It will show the frequency domain signal. तो आप यहां लिख सकते हैं कि कैपिटल X of z का मीनिंग है jet transform of x of n. ओके, एंड x of n का मीनिंग है इनवर्स jet transform of कैपिटल X of z. Inverse jet transform of capital X of z. Okay, now let us see what is the definition of bilateral jet transform. Now let us see what is the definition of bilateral jet transform. So according to bilateral jet transform, capital X of z equal to jet transform of x of n. And what its value? Summation for n from minus infinity to plus infinity, x of n, z power minus n. Okay, z power minus n, z power minus n. लाप्लास के केस में डेफिनेशन क्या थी बाइलेटरल के लिए? कैपिटल X of s इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x of t e to the power minus st dt. ओके, तो हियर कैपिटल X of s मींस लाप्लास ऑफ x of t, लाप्लास ऑफ x of t. ठीक है, डन। तो अगर हम इन दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करें, या लाप्लास से आप जेट ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कैपिटल X of z इक्वल टू, आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो इंटीग्रेशन की जगह समीशन होगा, समीशन फॉर n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x of t की जगह होगा x of n. ठीक है, अब z की पावर माइनस n आया, z की पावर माइनस n आया, तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो z है वो e की पावर माइनस j ओमेगा आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग CTFT की डेफिनेशन भी लिख सकते थे। आपको क्या करना था? s लिखना था j ओमेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यहां z की वैल्यू कितनी है? e टू द पावर माइनस j ओमेगा, e टू द पावर माइनस j ओमेगा। ओके, तो जो CTFT वाली डेफिनेशन है, अगर हम उसमें e पावर माइनस j ओमेगा को z कंसीडर करें, ठीक है, ओके, अगर हम e पावर माइनस j ओमेगा को z कंसीडर करें, e पावर j ओमेगा को अगर हम z कंसीडर करें, ठीक है, तो आपके पास आएगा z की पावर माइनस n। ठीक है, ओके, अब इसको हम इजीली रिलेट कर सकते हैं। आई विल टेल कि कैसे हमें रिलेट करना है। ओके,
So this is relation between z and omega, z equal to e to the power j omega. ठीक है, okay. So this is a definition of bilateral, sorry, okay, this is definition of bilateral jet transform. Bilateral jet transform में समेशन की लिमिट होगी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. Let us say equation number 1. Now let us see definition for unilateral jet transform. Definition for unilateral jet transform. Okay, so what is the definition for unilateral jet transform? समेशन में लिमिट होगी 0 to infinity. Okay, समेशन में लिमिट होगी 0 to infinity. 0 to infinity. Okay, x of n z power minus n. Equation number 2. So here equation number 2 will show the definition of unilateral jet transform. Okay, so this is definition of bilateral jet transform according to 1. और second है आपका definition of unilateral jet transform. First है आपका definition of bilateral jet transform. ठीक है, okay. Now let us see what is ROC and what are the applications of jet transform. अगर आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखेंगे तो 1 आपका इनफाइनाइट पावर सीरीज है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि z की सारी वैल्यूज के लिए इक्वेशन नंबर 1 और पावर सीरीज कन्वर्ज करे. z की एक पर्टिकुलर रेंज के लिए या पर्टिकुलर वैल्यू के लिए या पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इनफाइनाइट पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी. जिस रेंज के लिए या जिस वैल्यू के लिए या जिस वैल्यूज के लिए वो कन्वर्ज करेगी उसको हम बोलेंगे ROC और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द जेट ट्रांसफॉर्म. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द जेट ट्रांसफॉर्म. ठीक है, ओके. अब इसमें हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिखाते कैसे? जैसे लाप्लास के केस में हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिखाते थे एस प्लेन के अकॉर्डिंग. एस था आपका सिग्मा प्लस जे ओमेगा. सिग्मा वी विल टेक ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल, जे ओमेगा वी विल टेक ऑन वर्टिकल स्केल. ठीक है, तो आप एस प्लेन के अकॉर्डिंग आरओसी को डिपिक्ट करते थे. ठीक है, आप एस प्लेन के अकॉर्डिंग आरओसी को डिपिक्ट करते थे. जेट ट्रांसफॉर्म में आप आरओसी कैसे दिखाएंगे? जेट ट्रांसफॉर्म के केस में हम आरओसी को कैसे डिपिक्ट करेंगे? लेट अस सी. यहां पर आप एक जेट प्लेन बनाएंगे. हॉरिजॉन्टल विल डिफाइन रियल ऑब्जेक्ट, वर्टिकल विल डिफाइन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ओके. और आपने जेट कंसीडर किया था e टू द पावर j ओमेगा. ठीक है, तो अगर हम इसको जनरल पोलर फॉर्म से कंपेयर करें r e टू द पावर j ओमेगा, यहां पर मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक है, यहां मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है. दैट्स व्हाई जेट ट्रांसफॉर्म के केस में आरओसी हम डिपिक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट सर्कल. ठीक है, तो आपका सर्कल की रेडियस कितनी हो गई? 1, जो r के इक्वल थी. और ओमेगा फिर आपका चेंज होगा. ओमेगा इसका एंगल था तो ओमेगा आपका चेंज होगा. ओमेगा 0 से 360 डिग्री रहेगा. दैट्स व्हाई एक सर्कल बन गया जिसकी रेडियस 1 है. तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम के अकॉर्डिंग या इस जेट प्लेन के अकॉर्डिंग आरओसी को इंडिकेट करेंगे. कैसे इंडिकेट करेंगे? वी विल डिस्कस according to the numerical. Okay, so this diagram will show presentation of ROC for the Laplace of any signal x of t. This diagram will show presentation of ROC for jet transform of any sequence x of n. Okay, now let us see applications of the jet transform. So what are the applications of the jet transform? According to bilateral jet transform, you can analyze the behavior of discrete time system. You can analyze the behavior of discrete time system. Means you can analyze stability of the system. You can analyze stability of the system, causality of the system, and frequency response of the system. Okay, frequency response of the system or frequency response of the discrete time system. So with the help of jet transform, you can analyze the behavior of discrete time system, such as properties of the discrete time system, for example stability of discrete time system, causality of discrete time system, and frequency response of the discrete time system. Okay, now let us see application of unilateral jet transform. जैसा लाप्लास के केस में यूनिलेटरल लाप्लास की एप्लीकेशन क्या थी? You can solve any differential equation with initial conditions. In same way, according to unilateral jet transform, you can solve any difference equation. You can solve any difference equation with the initial conditions. Okay, so all these are applications of the jet transform. Okay, now let us see numerical, how we can calculate the jet transform for the particular signal. After that we will discuss properties of the jet transform and numerical based on properties of the jet transform. Okay, in last we will discuss application of the jet transform. Okay, so here let us see
वी हैव सिग्नल x ऑफ n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 0, 7. 4 पर एरो लगा हुआ है, so it will indicate the value of signal. It will indicate the value of signal at n equal to 0. राइट में क्या होगा? for 1, for 2, for 3. लेफ्ट में क्या होगा? for -1, for -2, for -3. ठीक है, ओके. So according to definition of bilateral jet transform, you can write capital X of Z, और capital X of Z होगा summation for n from -infinity to +infinity x of n z power -n. ठीक है, ओके. अब यहां पर x of n की रेंज है -3 to 3, तो n की लिमिट होगी -3 to 3 x of n z पावर -n. अब आप इस समीशन को एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम -3 to 3, तो यू हैव x of -3 और z की पावर 3 प्लस x of -2 z पावर 2 प्लस x of -1 z पावर 1 प्लस x of 0 z पावर 0, फिर 1 के लिए x of 1 z पावर -1, फिर x of 2 n equal to 2 के लिए z पावर -2, फिर x of 3 z पावर -3. ठीक है, ओके. x of -3 की वैल्यू कितनी है? 1 z पावर 3. x of -2 की वैल्यू कितनी है? 2 z पावर 2. x of -1 की वैल्यू कितनी है? 3 z पावर 1. x of 0 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस x of 1 की वैल्यू कितनी है? 5 z पावर -1. x of 2 0 है, आंसर 0, लिखने की जरूरत नहीं है. x of 3 की वैल्यू कितनी है? 7 z पावर -3. So this is my answer for the Z transform of particular given sequence. या आप इसको लिख सकते हैं Z पावर 3 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4 प्लस 5/z प्लस 7/z पावर 3. अब यहां पर आपको ROC कैसे देखना है? ठीक है, अब आपको देखना है कि आंसर इनफाइनाइट किस कंडीशन में होगा. ठीक है, तो आंसर इनफाइनाइट किस कंडीशन में होगा? एक तो z इक्वल टू 0 के लिए 5/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 7/0 इनफाइनाइट हो जाएगा. तो अगर z की वैल्यू 0 होगी तो आंसर आपको इनफाइनाइट मिलेगा. सिमिलरली अगर z की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो फर्स्ट 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग आंसर इनफाइनाइट आएगा. ठीक है, तो ROC यहां पर क्या होगा? यहां ROC क्या होगा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? ऑल वैल्यूज ऑफ z. इसके लिए आंसर इनफाइनाइट आएगा या x ऑफ z इनफाइनाइट आएगा, उसको एक्सक्लूड करना है. तो ऑल वैल्यूज ऑफ z एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 and z equal to infinite, except z equal to 0 and z equal to infinite. So this is my required answer for the Z transform of given sequence and ROC for the Z transform of given sequence. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर infinite पावर सीरीज का फॉर्मूला यूज हुआ नहीं, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ROC नहीं निकालोगे. आपको सिंपली ये देखना है कि आंसर इनफाइनाइट कब आया या कब होगा. तो आंसर इनफाइनाइट कब होगा? z इक्वल टू 0 के लिए और z इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए, दोनों कंडीशन को आप एक्सक्लूड कर दो, देन यू हैव फाइनल आंसर. ठीक है, फॉर द ROC ऑफ गिवन सीक्वेंस. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सीक्वेंस एंड ROC. यूनिट स्टेप सीक्वेंस का मतलब हुआ u ऑफ n के लिए आपको Z ट्रांसफॉर्म निकालना है. u ऑफ n की मैथमेटिकल वैल्यू यू नो इट इज 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर n लेस देन 0. ठीक है, ओके. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग है 0 टू इंफिनिटी और n लेस देन 0 का मीनिंग है -infinity टू -1. -infinity टू -1. ठीक है, ओके. अब इसका हम Z ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? लेट अस सी. Z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n you can calculate with the help of definition and with the help of bilateral definition. So summation for n from -infinity to +infinity, x of n की जगह u of n z पावर -n. ठीक है, ओके. अब आप वैल्यू कैसे पुट करेंगे? क्योंकि u of n की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी अलग है, -infinity टू -1 अलग है, तो आप इसको लिखेंगे n इक्वल टू -infinity टू -1. ठीक है, और u of n की वैल्यू कितनी है? 0. u of n की वैल्यू कितनी है? 0. 0 z पावर -n प्लस समेशन फॉर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ओके, u of n की वैल्यू कितनी है? 1 z पावर -n. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट समेशन आपका 0 हुआ. अब सेकंड समेशन का आंसर कैसे निकालेंगे? तो आप इसको लिख सकते हैं समेशन फॉर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z इनवर्स होल पावर n. z इनवर्स होल पावर n. ठीक है, ओके. तो अब आपका ये इनफाइनाइट पावर सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है. और इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है a ओवर 1 माइनस r वेयर मॉड r लेस देन 1. ठीक है, वेयर मॉड r लेस देन 1. so this is formula for the sum of infinite gp. ठीक है, डन. यहाँ a फर्स्ट टर्म में r आपका कॉमन रेशियो है,
और यही फॉर्मूला जनरली यूज होगा, तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो दिस इज माई फर्स्ट टर्म एंड आर इज माई कॉमन रेशियो, आर इज माई कॉमन रेशियो, आर इज माई कॉमन रेशियो, ठीक है। ओके, सो लेट अस पुट वैल्यू ऑफ ए। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, एन की वैल्यू 0 पुट की, एन की वैल्यू 0 हो गई तो फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया ओवर 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो आपका हो गया जेड इनवर्स, कॉमन रेशियो आपका हो गया जेड इनवर्स, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर जेड, यू कैन राइट जेड ओवर जेड माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर फॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन, दिस इज माय आंसर फॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूएन आपका टाइम डोमेन सिग्नल है या टाइम डोमेन सीक्वेंस है, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, जेड ओवर जेड माइनस 1, या हम बोल सकते हैं कि जेड ओवर जेड माइनस 1 का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा यू ऑफ एन, या फिर जेड ओवर जेड माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल क्या होगा, यू ऑफ एन, ठीक। ओके, अब आरओसी कैसे निकालें, मेन प्रॉब्लम इज दैट कि आप आरओसी कैसे निकालें। आरओसी आप निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये इनफाइनाइट पावर सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, व्हेन मॉड आर लेस देन 1, और इसका फॉर्मूला होगा a ओवर 1 माइनस आर। तो आपने जो कंडीशन लिखी है इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप आरओसी निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर आरओसी क्या होगा, जेड मॉड आर, आर था आपका जेड इनवर्स और 1 बाई जेड, तो 1 बाई जेड लेस देन 1, और या फिर आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं जेड जेड ग्रेटर देन 1, ठीक है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1। ओके, तो दिस इज माय आरओसी फॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन, दिस इज माय आरओसी फॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन, ठीक है। तो जेड ट्रांसफॉर्म के केस में आरओसी निकालना सिंपल है, आपने जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग सम का फॉर्मूला लिखोगे, और सम का फॉर्मूला आप तभी लिख पाओगे जब आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ओके, तो जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने सम का फॉर्मूला लिखा हुआ है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आरओसी निकालना, ओके। तो दिस इज माय कंप्लीट आंसर फॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन विद आरओसी। जेड ट्रांसफॉर्म के लिए आंसर था जेड ओवर जेड माइनस 1, और आरओसी है मॉड जेड ग्रेटर देन 1। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बनाओगे, हॉरिजॉन्टल विल डिफाइन रियल ऑफ जेड, वर्टिकल विल डिफाइन इमेजिनरी ऑफ जेड, वर्टिकल विल डिफाइन इमेजिनरी ऑफ जेड, ठीक है। ओके, ठीक, ये आपका यूनिट सर्कल था, ये आपका सर्कल था जिसकी रेडियस 1 थी, यहां पर भी आपने मॉड जेड ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, ठीक। इसका मीनिंग क्या हुआ, आरओसी क्या होगा, इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1। so this is mod z greater than 1, so this is my ROC for z transform of u of n। इस तरीके से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है ROC, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका जनरल सिग्नल था तो इसका ROC सभी को मालूम होना चाहिए, इसका z ट्रांसफॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब इनवर्स z ट्रांसफॉर्म आएगा तो आपको z डोमेन सिग्नल मालूम होना चाहिए, तभी उसके करस्पॉन्डिंग आप टाइम डोमेन सिग्नल लिखोगे, तो आपको जनरल सिग्नल्स के जेड ट्रांसफॉर्म विद आरओसी मालूम होने चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी, अगला सिग्नल है आपका जनरल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, जनरल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस a पावर n u ऑफ n वेयर मॉड a लेस देन 1, तो ये आपका जनरल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है, ठीक। इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे कंटीन्यूअस टाइम के केस में एक्सपोनेंशियल सिग्नल था e टू द पावर माइनस 80 ut, या था e पावर 80 u ऑफ t, फर्स्ट था आपका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल, सेकंड था एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल, ठीक है। सेम वे में डिस्क्रीट टाइम के केस में जनरल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस होता है a पावर n u ऑफ n। कंडीशन क्यों दी हुई है, ये आपका कन्वर्जेंस कंडीशन है, अगर मॉड a ग्रेटर देन 1 होगा तब x ऑफ n कन्वर्ज नहीं करेगा, वो डाइवर्ज नेचर का होगा, तो जो आपका इनफाइनाइट पावर सीरीज आएगा उसका सम इनफाइनाइट होगा, मींस दैट ट्रांसफॉर्म आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, लेकिन विद आरओसी आप उसका जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट अस सी कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यूएन साथ में है, दैट्स व्हाई आपको बाइलेटरल डेफिनेशन यूज करनी है। तो अकॉर्डिंग टू बाइलेटरल डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, कैपिटल एक्स ऑफ जेड होगा समीशन फॉर एन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन जेड पावर माइनस एन, ठीक है। ओके, समीशन फॉर एन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन की वैल्यू पुट कर दो a पावर n u ऑफ n जेड पावर माइनस n, ठीक है। ओके, अब u ऑफ n की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 u ऑफ n आपका 0 होगा, ठीक है, प्लस 0 टू इंफिनिटी u ऑफ n आपका 1 होगा जेड पावर माइनस n, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आपका 0 हो गया, सेकंड को आप लिखेंगे समीशन फॉर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a जेड इनवर्स होल पावर n, a जेड इनवर्स होल पावर n, ये आपका इनफाइनाइट सीरीज बन गया, और इसका सम का फॉर्मूला होगा, इसका सम का फॉर्मूला होगा a ओवर 1 माइनस r, राइट, विद कंडीशन मॉड r लेस देन 1,
ठीक है, ओके ओके। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस आर की वैल्यू हो गई ए जेड इनवर्स, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस ए ओवर जेड, तो दिस इज जेड ओवर जेड माइनस ए, जेड ओवर जेड माइनस ए, तो दिस इज माय आंसर फॉर द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ एन, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्नल था ए पावर एन यू ऑफ एन, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना होगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म कितना होगा, जेड ओवर जेड माइनस ए, ठीक है, ओके। अब आरओसी कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मॉड आर लेस देन 1, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मॉड आर लेस देन 1, ठीक है, ओके। मॉड आर का मतलब हुआ ए जेड इनवर्स, तो दिस इज आरओसी ए जेड इनवर्स लेस देन 1, ठीक है। तो आपको कंडीशन दी थी सम फॉर्मूला के लिए, उसी कंडीशन से आरओसी निकालना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए जेड इनवर्स लेस देन 1, ए जेड इनवर्स लेस देन 1, इसको लिख सकते हैं ए ओवर जेड लेस देन 1 मॉड ए लेस देन मॉड जेड, और लिख सकते हैं मॉड जेड ग्रेटर देन ए, और सिंपली मॉड जेड ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो दिस इज माय आरओसी। तो फाइनल आंसर यू हैव ए पावर एन यू ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म था जेड ओवर जेड माइनस ए, जेड ओवर जेड माइनस ए, ओके। और इसका आरओसी क्या था, इसका आरओसी था मॉड जेड ग्रेटर देन ए, ठीक है, ओके। इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ जेड प्लेन, तो हियर वी विल टेक रियल ऑफ जेड ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल एंड इमेजिनरी ऑफ जेड ऑन वर्टिकल स्केल, दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 1, दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक है, ओके। अब मॉड जेड ग्रेटर देन ए कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि हमें ए की वैल्यू मालूम तो नहीं है, अब ए 1 से बड़ा होगा या 1 से ज्यादा होगा वो हमें डिसाइड करना है, ठीक। तो आपको कंडीशन क्या दी हुई थी, मॉड ए आपको दिया था लेस देन 1, आपको दिया था मॉड ए लेस देन 1, ओके, आपको दिया था इसमें मॉड ए लेस देन 1, ठीक है। तो अगर मॉड ए लेस देन 1 है देन व्हाट विल हैपन, आपको दिया था मॉड ए लेस देन 1, अगर मॉड ए लेस देन 1 है देन व्हाट विल हैपन, तो ए आप डिफाइन करोगे वो सर्कल के अंदर आप कहीं डिफाइन करोगे, ठीक है। और इसको रेडियस कंसीडर करते हुए एक सर्कल आपको और बनाना है, यू कैन से दिस इज इनर सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड वी हैव आउटर सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक। अब आरओसी क्या है, मॉड जेड ग्रेटर देन ए मींस इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, आरओसी क्या है आपका, मॉड जेड ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए का मतलब हुआ इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, तो दिस इज आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन ए, और यू कैन से इनर पार्ट ऑफ सर्कल, इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, तो दिस इज आरओसी। तो इस तरीके से आप आरओसी को ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जब भी जेड ट्रांसफॉर्म निकालने को आएगा पहले जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, या प्रॉपर्टी से होगा तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, और साथ में आपको जेड ट्रांसफॉर्म लिखना है। डेफिनेशन से अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर द इनफाइनाइट जीपी आपको वहां से आरओसी लिखना है। अगर आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको आरओसी लिखना है, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए पावर एन यू ऑफ एन। नाउ लेट अस सी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन एंटी कॉजल सीक्वेंस, आपको दिया हुआ है माइनस ए पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, ओके। यूएन साथ में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यू कैन कैलकुलेट इट्स जेड ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बाइलेटरल डेफिनेशन। व्हाट इज बाइलेटरल डेफिनेशन, समेशन फॉर n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n जेड पावर माइनस n, x ऑफ n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो यू कैन राइट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस ए पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, ओके। x ऑफ n की वैल्यू माइनस ए पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, ओके, और z पावर माइनस n, ठीक है, ओके। अब आपको u ऑफ माइनस n माइनस 1 पुट करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। u ऑफ माइनस n माइनस 1 के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे u ऑफ n माइनस 1, फिर हम बनाएंगे u ऑफ माइनस n माइनस 1, और u ऑफ n माइनस 1 हम बनाएंगे u ऑफ n की हेल्प से। सबसे पहले आप u ऑफ n का ग्राफ बनाओगे, ठीक है। u ऑफ n की आपको मैथमेटिकल वैल्यू मालूम थी, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू थी 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 फॉर n लेस देन 0, ठीक है, ओके। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 1 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, अप टू इंफिनिटी, और लेस देन 0 के लिए वैल्यू 0 होगी, इट मींस माइनस 1 के लिए, माइनस 2 के लिए, माइनस 3 के लिए, अप टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस सी ग्राफ ऑफ u ऑफ n माइनस 1। क्या करना है आपको, un को शिफ्ट करना है बाय 1 यूनिट इन राइट हैंड साइड, un को शिफ्ट करना है बाय 1 यूनिट इन राइट हैंड साइड, ठीक। इसका मतलब हुआ 1 वाला सैंपल शिफ्ट होगा 2 के लिए, 2 वाला शिफ्ट होगा 3 के लिए, और ये वैल्यू 1 है, 3 वाला 4 के लिए, 4 वाला 5 के लिए, अप टू इंफिनिटी, ओके, ये वैल्यू 1 है। सिमिलरली 0 वाला शिफ्ट हो जाएगा 1 पे, 0 वाला 1 पे शिफ्ट होगा, और माइनस 1 वाला 0 पर शिफ्ट होगा, माइनस 2 वाला माइनस 1 पर,
-3 वाला -2 पर, -4 वाला -3 पर, सेम वे में अप टू माइनस इंफिनिटी. दिस इज 0, -1, -2, -3. So this is graph of u of n minus 1. Now let us see graph of u of minus n minus 1. It means u of n minus 1 की आपको मिरर इमेज बनानी है. u of n minus 1 की मिरर इमेज कैसे बनेगी? लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट. 0 वाला सेम रहेगा 0 पर, 2 वाला 0 वाला 1 पर शिफ्ट होगा, तो यहां पर 1 पर भी वैल्यू आएगी. ओके, तो यहां आप 1 लिखना. ठीक है, ओके. 1 वाला 2 पर शिफ्ट होगा, 2 पर भी 1 आएगा, 2 वाला 3 पर शिफ्ट होगा, 3 वाला 4 पर, 4 वाला 5 पर. सिमिलरली -1 वाला 0 पर शिफ्ट होगा. ठीक, जब आप मिरर इमेज बनाओगे लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, बट 0 वाला सेम रहेगा. 1 वाला आपका -1 पर आ जाएगा, 1 वाला आपका -1 पर आ जाएगा. ध्यान रखना है कि केवल टाइम को रिवर्स करना है, मींस n को रिवर्स करना है, एम्पलीट्यूड को रिवर्स नहीं करना है. ओके, तो 1 वाला -1 पर, 2 वाला -2 पर, 3 वाला -3 पर, 4 वाला -4 पर, अप टू माइनस इंफिनिटी. ठीक है, ओके. और -1 वाला 1 हो जाएगा, सिमिलरली -2 वाला 2 हो जाएगा, -3 वाला 3 हो जाएगा, -4 वाला 4 हो जाएगा, अप टू इंफिनिटी. दिस इज n और दिस वैल्यू इज 1. दिस इज ग्राफ ऑफ u ऑफ -n -1. अब इसको रीड कैसे करेंगे? -इंफिनिटी टू -1 वैल्यू 1 है और 0 टू इंफिनिटी वैल्यू 0 है. ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे समीशन को? समीशन को लिखेंगे पहले -इंफिनिटी टू -1, वैल्यू इसकी 1 है, -a पावर n और वैल्यू 1, z पावर -n. ठीक है, प्लस 0 टू इंफिनिटी वैल्यू 0 है, -a पावर n 0, z पावर -n. सेकेंड समेशन बिकम्स 0. ठीक है, ओके. अब फर्स्ट के केस में माइनस आपने बाहर लिखा, n इक्वल टू -इंफिनिटी टू -1, a पावर n, z पावर -n. ठीक है, तो पहले लिमिट आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आप n को रिप्लेस कर दीजिए -n से. लेट अस रिप्लेस n विद -n. ठीक है, ओके. तो यू हैव n इक्वल टू इंफिनिटी टू 1, a पावर -n, z पावर n, z पावर n. ठीक है, ओके. लेकिन अगर आपको इनफाइनाइट जीपी बनाना है तो समेशन की लिमिट होनी चाहिए 0 टू इंफिनिटी या 1 टू इंफिनिटी. ठीक है, 0 टू इंफिनिटी बनाने के लिए आप इसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, वी विल डू लेटर. लेकिन आपकी लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू होनी चाहिए और अपर लिमिट इंफिनिटी होनी चाहिए. तो समीशन में आप लोअर और अपर को इंटरचेंज कर सकते हैं, समीशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समीशन का आंसर सेम आएगा. तो आप यहां पर लिख सकते हैं माइनस समीशन फॉर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, a पावर -n, a पावर -n, z पावर n, z पावर n. ठीक है, ओके. अब इसमें आपको अगर 0 टू इंफिनिटी करना है तो +1 और -1 की जरूरत है. तो आप क्या करिए, इसको मैंने बाहर लिख दिया, +1 और -1. ठीक है, ओके. ऐसा क्यों किया आपने? +1 -1 आपका 0 हो गया, लेकिन अगर n की वैल्यू 0 होगी तो n की वैल्यू 0 का मतलब वैल्यू 1 आएगी. a की पावर 0, z की पावर 0, यू हैव 1. तो आप समीशन और +1 को कंबाइन कर सकते हैं. दैट्स वाई लिमिट होगी समीशन की 0 टू इंफिनिटी. ओके, a पावर -n, z पावर n एंड -1 एज इट. ठीक है, ओके. तो माइनस आप इसको लिख लीजिए, समीशन फॉर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, a इनवर्स z होल पावर n -1. ठीक है, और फर्स्ट समीशन का आपको आंसर मालूम है, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, a ओवर 1 - r. तो यू हैव a फर्स्ट टर्म 1 - r कॉमन रेशियो, यू कैन राइट a इनवर्स z -1. ठीक है, ओके. तो लेट अस सिंप्लीफाई. तो यू हैव माइनस, इसको आप लिख लीजिए 1 ओवर 1 - z ओवर a -1. तो यू हैव आंसर माइनस ऑफ a ओवर a - z -1. ठीक है, ओके. तो माइनस a - z आपका एलसीएम हुआ a, और यहाँ आएगा -a प्लस z. ठीक है, ये कैंसिल हुआ, माइनस से आप मल्टीप्लाई करिए, सो z ओवर z - a. तो दिस इज माय फाइनल आंसर. ठीक है, तो आंसर आया आपका z ओवर z - a. ठीक, अब आरओसी कैसे डिफाइन करना है? आरओसी आपको डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन. आरओसी क्या होगा? यहाँ पर कंडीशन क्या थी? मॉड r लेस देन 1. अभी आपने इनफाइनाइट जीपी के लिए सम का फॉर्मूला लिखा था. अब r था यहाँ पर आपका z ओवर a या a इनवर्स z लेस देन 1. आप लिख सकते हैं इसको मॉड z बाई a लेस देन 1, और आप करके लिख सकते हैं मॉड z लेस देन a, मॉड a. तो दिस इज आरओसी. तो व्हाट इज फाइनल आंसर? व्हाट इज फाइनल आंसर? सिग्नल था -a पावर n, सिग्नल था आपका -a पावर n, u ऑफ -n -1. इसका z ट्रांसफॉर्म आया z ओवर z -a.
और इसका ROC आया मॉड जेड लेस देन मॉड ए, ठीक है। इसका ROC आया आपका मॉड जेड लेस देन मॉड ए, ठीक है, मॉड जेड लेस देन मॉड ए, ठीक है, ओके। अब यहां पर ROC को डिफाइन कैसे करना है, तो यू कैन रिप्रेजेंट ROC अकॉर्डिंग टू जेड प्लेन, दिस इज रियल ऑफ जेड एंड दिस इज इमेजिनरी ऑफ जेड, ठीक है, एंड दिस इज यूनिट सर्कल और सर्कल ऑफ रेडियस 1। अब आपको यहां पर ए दिखाना है। ए आप कैसे दिखा सकते हैं, ए की वैल्यू आपको मेंशन नहीं है, ए की वैल्यू आपको मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप u ऑफ -n-1 वाले सिग्नल को ध्यान से देखेंगे तो सिग्नल की वैल्यू 1 है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, 0 है आपका राइट हैंड साइड में। इसका मतलब हुआ कि आपका जो a है वो ग्रेटर देन मॉड ए होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे आपने वैल्यू पुट की, लेट अस से ए ले लिया 2, ए इक्वल टू आपने 2 कंसीडर किया, ये हो जाएगा 2 पावर n, ठीक। अब n की वैल्यू आप पुट करोगे -4, -3, -2, -1, फिर 0 और 1 2 3 4 के लिए u ऑफ -n-1 0 है, तो सिग्नल की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो ये आपका सीरीज कन्वर्ज कब करेगा, जब मॉड ए होगा ग्रेटर देन 1, ठीक है, ओके। यहां पर हमने मॉड ए ग्रेटर देन 1 कंसीडर किया है, तभी आप इस पर्टिकुलर जेड प्लेन में ए को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपने कहा कि मॉड ए ग्रेटर देन 1 है, इट मींस आपको ए दिखाना है 1 के बाहर और उसको रेडियस कंसीडर करते हुए एक सर्कल बनाना है। तो हियर वी हैव 2 सर्कल्स, फर्स्ट यूनिट सर्कल, इनर वन इज माय यूनिट सर्कल, आउटर वन इज माय सर्कल ऑफ रेडियस ए। ROC था मॉड जेड लेस देन ए, लेस देन ए का मतलब हुआ आउटर पार्ट और ग्रेटर देन समथिंग का मीनिंग हुआ इनर पार्ट, ठीक है। फर्स्ट हमने बनाया था मॉड जेड ग्रेटर देन 1, दूसरा हमने बनाया था मॉड जेड ग्रेटर देन ए, तीसरा हमने बनाया मॉड जेड लेस देन ए, लेस देन ए, ओके। तो लेट मी करेक्ट 1 मिनट। तो यहां पर आपने जो फर्स्ट ROC बनाया था यूनिट स्टेप के केस में ROC आया था ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 का मीनिंग हुआ आउटर पार्ट होगा, ठीक है, सॉरी, तो इसको आप करेक्ट करना है। यहां पर ग्रेटर देन 1 का मीनिंग हुआ आउटर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, नॉट इनर पार्ट। लेस देन का मीनिंग होगा इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, जो भी आपको दिया होगा, तो इसको करेक्ट करना है। दिस इज रियल ऑफ जेड, दिस इज इमेजिनरी ऑफ जेड। ROC है आपका ग्रेटर देन 1 मींस आउटर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, दिस इज ROC फॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n, ठीक है। ग्रेटर देन 1 का मीनिंग हुआ आउटर पार्ट ऑफ सर्कल, और यहां बन दिया है आउटर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ऑफ रेडियस 1। सिमिलरली सेकंड के केस में, सिमिलरली आपका सेकंड के केस में ROC था आपका मॉड जेड ग्रेटर देन ए, ठीक है, मॉड जेड ग्रेटर देन ए, दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक। और ए आपका था लेस देन 1, ए होगा 1 रेडियस के अंदर, इसको रेडियस कंसीडर करते हुए आपको एक सर्कल बनाना था, ठीक है। अब ROC आपने बोला है ग्रेटर देन ए मींस आउटर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, यहां ए दिया हुआ है तो आउटर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है। तो दिस इज आउटर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, दिस इज माय ROC फॉर दैट ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस मॉड जेड ग्रेटर देन ए, ठीक है। इसको भी आपको चेंज करना है। नेक्स्ट है आपका एंटी कॉजल सीक्वेंस था, इसका ROC आया मॉड जेड लेस देन ए, ठीक। ए हमने डिसाइड किया कि ए की वैल्यू 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, यहां पर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ए बनेगा 1 के बाहर, ए बनेगा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है उसके बाहर। अब ROC है लेस देन समथिंग, लेस देन समथिंग का मतलब ROC होगा इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस जितनी वैल्यू गिवन होगी सेम ऑफ रेडियस ए, इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, तो ROC क्या होगा इनर पार्ट, तो दिस इज ROC इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है। तो दिस इज ROC, यू कैन से मॉड जेड लेस देन मॉड ए और सिंपली मॉड जेड लेस देन ए, ठीक है। जब भी लेस देन समथिंग होगा इनर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस समथिंग
अगर ग्रेटर देन होगा तब आउटर पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ समथिंग, जितनी वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हमको उस सर्कल की रेडियस डिफाइन करनी है, ठीक है। इन दोनों को करेक्ट करना था। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सीक्वेंस विद आरओसी। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट सैंपल सीक्वेंस, और यूनिट सैंपल सीक्वेंस का नोटेशन होगा डेल ऑफ एन, ठीक है। इसको हम इंपल्स सिग्नल भी बोलते थे। दिस इज इंपल्स सिग्नल फॉर डिस्क्रीट केस, और यू कैन से यूनिट सैंपल सीक्वेंस। डेल ऑफ एन की वैल्यू 1 थी फॉर एन इक्वल टू 0, इट इज 0 फॉर एन लेट अस से डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। इसका जेड ट्रांसफॉर्म यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम द डेफिनेशन। व्हाट इज डेफिनेशन? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू समीशन फॉर n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n जेड पावर माइनस n। आपको निकालना है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ n समीशन फॉर n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डेल ऑफ n जेड पावर माइनस n, ठीक है। अब डेल ऑफ n की वैल्यू 1 कब है? n इक्वल टू 0 के लिए, अदरवाइज वैल्यू 0 है, इट मींस समीशन नहीं होगा, तो डायरेक्टली यू कैन राइट del of n z power minus n where n equal to 0. Let us put del of 0 z of 0 1 और del of 0 1 है, so answer you have 1. तो del n का z ट्रांसफॉर्म कितना होगा? 1, और आंसर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, तो ROC होगा एंटायर z प्लेन, ROC होगा आपका एंटायर z प्लेन, ठीक है। दिस इज ROC फॉर z ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट सैंपल सीक्वेंस और z ट्रांसफॉर्म ऑफ del of n। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी आपने लाप्लास के केस में देखा था या CTFT या DTFT के केस में देखा था, इन सेम वे वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर द जेड ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर द जेड ट्रांसफॉर्म। स्टेटमेंट विल रिमेन सेम, जैसा लाप्लास में था, CTFT में था, DTFT में था, इन सेम वे वी हैव स्टेटमेंट फॉर द लीनियरिटी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट सिग्नल x1n, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म आप कंसीडर कर लो कैपिटल X1z, ROC लेट अस से R1, second signal suppose X2n, that transform suppose capital X2z, ROC suppose capital R2, ठीक है। अब लिनियरिटी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या था? अगर टाइम डोमेन सिग्नल लीनियर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल भी लीनियर होगा। टाइम डोमेन सिग्नल लीनियर कब होगा? अगर कोई सिग्नल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करेगा, तब आपका सिग्नल लीनियर सिग्नल होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मींस प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी, दोनों सिग्नल को ऐड कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस x1n को आर्बिट्री कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दिया, x2n को आर्बिट्री कांस्टेंट b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सिग्नल आपका लीनियर सिग्नल है क्योंकि ये दोनों को फॉलो करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल मिलेगा वो भी लीनियर सिग्नल होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म। तो इस टाइम डोमेन सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? a x1z प्लस b x2z। दिस इज माय लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर द जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ओके। इसका प्रूफ सिंपल है, जैसा हमने लाप्लास CTFT और DTFT के केस में किया था, इन सेम वे वेयर वी कैन प्रूव द लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर द जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसका प्रूफ हमें करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो फर्स्ट वी विल राइट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ a x1n प्लस b x2n अकॉर्डिंग टू बाइलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म। इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा समीशन फॉर n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी a x1n प्लस b x2n जेड पावर माइनस n। आप इसको लिख सकते हैं a बाहर की कांस्टेंट है, n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x1n जेड पावर माइनस n प्लस b कांस्टेंट है, समीशन फॉर n फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x2n जेड पावर माइनस n। तो फर्स्ट समीशन किसको डिफाइन करेगा? इट इज डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x1n, और इसका नोटेशन था x1z। सिमिलरली सेकंड किसको डिफाइन करेगा? इट इज डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x2n, और इसका नोटेशन था x2z। हेंस प्रूफ, आपको यही प्रूव करना था। और आप इसको प्रॉपर वे में क्या लिख सकते हैं? a x1n प्लस b x2n, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म होगा a x1z प्लस b x2z। तो दिस इज माय लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर दिस, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ROC ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म एंड सम बेसिक न्यूमेरिकल, हाउ वी कैन कैलकुलेट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ऑफ बेसिक सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स ROC। और एक हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर दी